नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप हैं द साइलेंट जोन पर और मैं हूँ परमिता। जारी है मालती जोशी जी की कहानी परिणय। सारी तैयारी करते कराते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालते जा रहे थे। इतने बड़े घर में संबंध होने जा रहा था। पहली बार हम लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरे ही सिर थी और कोई मेरा हाथ बटाने नहीं आ रहा था। जीतू का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। जया मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसे सीमा जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। कल जीतू ने चिढ़ा दिया था कि सीमा के आ जाने से दीदी का सौंदर्य तेज थोड़ा फीका पड़ जाएगा। इसी से वो नाराज है। बात हंसी मजाक में ही टल जानी थी, पर जया बहुत बुरा मान गई थी। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना ही व्यर्थ था। सबसे ज्यादा रोष तो मुझे उसके पापा पर आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, न पूछताछ की। मैं बिस्तर में गई तब वे बड़े मजे से खर्राटे भर रहे थे। इतना ताव आया मुझे। उन्हें झकझोर कर जगाया मैंने और पूछा, सुनो, सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुंचेगा। कोई नहीं जा रहा है, उन्होंने अलसाए स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि वे नहीं आ रहे हैं। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उन्हें फोन पर मना किया है। अरे क्यों? क्योंकि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्यों? रामदास जी को हार्ट अटैक हो गया है। हाय राम, क्यों? क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। क्यों? वो एकदम झल्ला कर उठ बैठे। तुम्हारे इस क्यों का कहीं अंत भी होगा? लड़कियां किसी के साथ क्यों भाग जाती हैं? क्या ये भी मुझे बताना होगा? खिसियाकर चुप हो गई मैं। सच तो पागलों की तरह प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हूं। कम से कम इनकी मनस्थिति का तो ख्याल किया होता। शाम से अनमने हैं बेचारे, पर मुझे अपनी व्यस्तता के बीच ध्यान ही नहीं आया। इस कांड की तो मैंने कल्पना भी न की थी। मन इतना बौखला गया कि अनचाहे मुंह से निकल गया। अब क्या? मिठाई बांटो। वो गुर्राए। तुम दोनों माँ बेटे तो शुरू से ही मीन मेख निकाल रहे थे ना। अब तुम्हारे मन की हो गई। घर आई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट गई। खूब आनंद मनाओ अब। क्षोभ उनके हर शब्द से टपका पड़ रहा था। रामदास जी के घर समधी बनकर जाने का सबसे ज्यादा चाव उन्हीं को था। इसीलिए सबसे ज्यादा निराशा भी उन्हें ही झेलनी पड़ी। इसके बाद चुप रहने में ही मैंने अपनी खैरियत समझी, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार सीमा का रूखा व्यवहार याद आता रहा। उसे हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो स्वाभाविक ही था। पर घर के लोग कैसे हैं? क्या उन्हें भी अंदाजा न हुआ होगा? लेकिन लगता है वे लोग सब जान गए थे, तभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने हमें सांस नहीं लेने दी थी। ये तो ईश्वर की कृपा थी जो समय रहते सारा रहस्य खुल गया। मुझे कमरे में आते हुए उसने दर्पण में देख लिया था। वहीं से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो मम्मा? मैं अभी सेब बनाकर वहीं आ तो रहा था। मैं तो यूं ही चली आई रे। चाय की ट्रे गोल मेज पर रखते हुए मैंने कहा, सोचा साथ साथ चाय भी पी लेंगे और एक बात भी कहनी थी। समथिंग इम्पोर्टेंट? उसने अपना काम जारी रखते हुए पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। वो जो सीमा है ना, वो इस बुरी तरह से चौंका कि रेजर हाथ से फिसली गया। गीले तौलिए से गाल को सहलाते हुए वो मेरे सामने आकर बैठ गया और अधीर स्वर में बोला, सीमा का क्या कर रही थी तुम? क्या किया है उसने? वो अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। मैंने सपाट स्वर में आखिर कह ही डाला। ओह मम्मा, उसने एक दीर्घ उच्छ्वास छोड़ी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उतनी सी देर में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गया था। क्या सोच गया था? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल मामा, मैं एक पागलपन कर बैठा था, उसने खिसियाए स्वर में कहा।
इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, वो उठा और दराज में से एक कागज का पुर्जा निकाल लाया और बोला, लो पढ़ो। पढ़ने को था ही क्या, बस 2 पंक्तियां ही थी। अगर आप शादी से इनकार नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। कब मिली ये चिट्ठी तुझे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसी दिन जब हम लोग साड़ी खरीदने गए थे। तो पगले मुझे बताया क्यों नहीं? कैसा सर्वनाश हो जाता अभी। एक जिद सी सवार हो गई थी मम्मा। मैं भी जया की तरह सोचने लगा था। लगता था ये लड़की हमें बहुत छोटा करके देखती है। इसके दर्प को तोड़ना होगा। इसे ब्याह कर घर लाना ही है, भले ही दूसरे दिन उसे छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और भी कोई कारण हो सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। और अगर वो सचमुच कुछ खा लेती तो? मैंने कप में चाय डालते हुए पूछा। इसीलिए तो तुमने जब एकाएक उसका नाम लिया तो मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है मम्मा, पढ़ी लिखी होकर भी ये लड़कियां इतनी बुज़दिल कैसे होती हैं? अपने मन की बात मुंह खोलकर कहती क्यों नहीं? बस गूंगी गाय की तरह हर किसी खूंटे से चुपचाप बन जाती है। अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए ना? मैंने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। उसने काफी दिलेरी से काम लिया। पता मालूम हो तो मेरी ओर से बधाई का तार भेज देना। मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो काफी समझदारी से पेश आई। शादी की रात तक इंतजार नहीं किया, नहीं तो अपनी जिंदगी में भी फिल्म स्टोरी बन जाती। वो उठकर पुनः आईने के सामने खड़ा हो गया था। मैं उसे गौर से देखती रही, पर साबुन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पढ़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का ये ज्वार जो मुझे मथ रहा है, उसे अछूता ही छोड़ दें। वो वास्तव में उतना ही निर्लिप्त बना रहे जितना कि वो दिखा रहा है। सीमा के अपने घर में जो भी कहर बरपा हुआ हो, पर इस घर की भी रौनक कुछ दिनों के लिए छिन सी गई थी। बच्चों के पापा का मूड तो उसी दिन ऑफ हो गया था। मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसमें जरा भी उत्साह नहीं रह गया था। जहाँ भी जाओ वही प्रश्न, वही कौतूहल, वही शंकाएं। खींच सी होने लगी थी। हम सबके बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी, इसीलिए जानती थी कि वो भीतर ही भीतर हिल गया है। उसके ठहाके बेजान होते जा रहे हैं। दीदी के साथ उसकी नोक झोंक में कोई दम नहीं रहा। जया के बच्चों के साथ चल रही उसकी छेड़खानी भी मात्र एक दिखावा है। और फिर जया ने एकदम घर लौटने का फैसला कर लिया। उसे रोकने में कोई तुक भी नहीं था। भारी मन से मैंने विदा की तैयारियां शुरू कर दी। कैसे उत्साह से आई थी बेचारी, और अब कैसी मनस्थिति से लौट रही है। पर लड़की बहुत समझदार है। बोली, मम्मा, हम तो यही कह देंगे कि लड़की के पिता अचानक बीमार हो गए थे, इसी से काम रुक गया है। आप लोग अपने से कुछ लिखना नहीं। उसकी सूझबूझ देखकर दंग रह गई मैं। सच, लड़कियों को मैके की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रहता है। कूलियों के सिर सामान लदवा कर हमने प्लेटफॉर्म पर पैर दिया ही था कि आवाज आई, नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी, नमस्ते जी। मैंने चौंक कर देखा। यूनिफॉर्म की साड़ी पहने बच्चों के एक झुंड से घिरी अनु खड़ी थी, पर उत्तर की कौन कहे। दोनों भाई बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुंह उठाए 3 व्हीलर की तरफ चले गए। बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया, मुझे दया हो आई। वैसे भी पीछे ही घिसट रही थी मैं। पास जाकर पूछा, कैसी हो अनु, माँ ठीक है? माँ ठीक नहीं है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी है, उसने उदास स्वर में कहा। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? रोज रोज छुट्टी कौन देता है आंटी? फिर ये तो जनवरी का महीना है, रोज ही बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है। प्रतियोगिताएं जो चल रही है, आज भी महू जा रही हूँ, घर पर मेहरी को बिठा कर आई हूँ।
ट्रेन ने शायद सिग्नल दे दिया था। प्लेटफॉर्म पर गहमागहमी एकदम बढ़ गई। उसी शोर शराबे में अन्नू की आवाज़ भी खो गई और अन्नू भी। जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ को चीरती चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, अन्नू से बात क्यों नहीं की तूने? उस बेचारी का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो मम्मा, सजा तो सभी को भुगतनी पड़ती है। उसके स्वर से चौंक कर मैंने देखा। व्यथा से या कि रोष से उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा था। लड़का भीतर ही भीतर हिल गया था और फिर एक बार रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। खबर फैलते देर ही कितनी लगती है। फिर शुरू हो गई बरसात फोटों और जन्म कुंडलियों की। सुबह शाम दरवाजे पर परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़ जुटने लगी। बढ़ चढ़कर दहेज के आकर्षक प्रस्ताव सामने आने लगे। एक समय था जब इन सारी बातों से मुझे बड़ी खुशी होती थी। लड़के की माँ होने का गौरव जैसे मन में समाता नहीं था, पर अब तो जैसे कोप सी होने लगी थी। लगता जैसे मेरा लड़का नीलाम पर चढ़ रहा है। जिसकी बोली सबसे ऊंची लगेगी उसी को मिलेगा। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं हैं, हमें कुछ संभलने का मौका दीजिए, पर लोग इसे भी बरपक्ष की एक अदा ही समझते। फिर से मनुहार शुरू हो जाती। हम लोग तो जैसे तैसे मान भी जाते, पर जीतू को लड़की दिखाने ले जाना एक टेढ़ी खीर थी। जनता के पास इस समस्या का भी हल था। लोग किसी न किसी बहाने लड़कियों को लेकर घर आने लगे। बाजार में, मंदिर में या सिनेमा हॉल में योजनाबद्ध तरीकों से लड़कियों का प्रदर्शन होने लगा। जीतू तो एकदम बौखला गया। बोला, मम्मा तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जिस दिन कोई लड़की मन की मिल जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, बस। अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिल जाती है, पर उससे उलझे कौन? गोमती भाभी के चाचा जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए थे। अच्छा खानदान था, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर थी और डॉक्टर भी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी भी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहोगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी में भी उसे बहुत रुचि है। अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिल जाती है, पर उससे उलझे कौन? गोमती भाभी के चाचा जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए थे। अच्छा खानदान था, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर थी और डॉक्टर थी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी भी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहेंगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी में भी उसे बहुत रुचि है। जितेंद्र जी चाहेंगे तो घर पर ही छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल लेंगी। वैसे उसका कोई आग्रह नहीं है, आप लोग जैसा चाहेंगे। मैंने भी सोचा, ठीक तो है। कल को जीतू की प्रैक्टिस अच्छी चल निकली तो डॉक्टर पत्नी वरदान ही सिद्ध होगी। हुनर तो तिजोरी में रखे धन की तरह होता है, जब चाहा काम ले लिया। उन दिनों वो यशवंतराव अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। तय हुआ कि उसे वहीं चलकर देखा जाए। जीतू से तो साफ साफ कहना व्यर्थ ही था। मैंने बहाना बनाया, छठी मंजिल पर अमुक चाची बीमार पड़ी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तू साथ चला चलेगा तो थोड़ी लिफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। वो मना नहीं कर सकेगा, जानती थी। अस्पताल के विशाल पोर्ट में स्कूटर टिकाया ही था कि देखा, सीढ़ियों पर एक परिचित आकृति हथेलियों में चेहरा छिपाए सिसक रही थी। अनु, क्या हुआ? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर हमारी ओर देखा और पास चली आई। बोली, जीजाजी माँ बहुत बीमार है। उस दिन स्टेशन पर जीजाजी कहते हुए उसकी जबान लड़खड़ा गई थी, पर आज उसे इसका होश नहीं रहा था। उसकी माँ सचमुच बीमार थी। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, परसों से यहाँ ले आए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी आंख नहीं खोली है। कौन से नंबर में है? चलो देखते हैं। यहीं इंटेंसिव में है।
पर यहाँ किसी को भीतर जाने थोड़े ही दे रहे हैं। ताई जी, भाई साहब, मामा जी सब बाहर ही बेंचों पर बैठे हैं। मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता, रुलाई सी छूटने लगती है। जीजा जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो जाने देंगे ना? उसने अधीरता से पूछा। मामा जी आए हैं? जीतू ने पूछा। हाँ, कल शाम ही आए हैं, उन्हें तार दे दिया था ना। अच्छा अनु, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर परिहार को लेकर अब भी आ रहा हूँ, जीतू ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। एक बार हम लोगों की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए अनु भारी कदमों से भीतर चली गई। उसके जाते ही जीतू मेरे सामने तन कर खड़ा गया और पास से गुजरती बेतहासा भीड़ को अनदेखा करके बोला, मम्मा, क्या तुम इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकोगी? मैं हतप्रभ होकर उसे देखती ही रह गई। ये मत सोचना मम्मा कि मैं भावावेश में आकर इतनी बड़ी बात कह बैठा हूँ। पिछले कई दिनों से ये बात मेरे मन में घुमड़ रही है, पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पर अब तो सोच विचार के लिए समय ही नहीं रहा। बोलो ना मम्मा प्लीज। पर बेटे, ये बातें हड़बड़ी में तय नहीं की जाती। मैंने कहना चाहा तो वो फौरन मेरी बात काट कर बोला, कहा ना मैंने, अब सोच विचार के लिए समय नहीं रहा। मुझे मालूम है अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए तुम्हारे मन में ढेर सारी अरमान है, पर मामा भीतर जो दम तोड़ रही है वो भी एक माँ है। उसने भी अपनी इकलौती बेटी के लिए कई सपने सजाए होंगे। उन सपनों के लिए वो जिंदगी भर अपनों से, परिस्थितियों से लोहा लेती रही। अब तो शायद वो कुछ भी कहने सुनने के परे चली गई है, पर अगर एक क्षण को भी उनकी चेतना लौट आए तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। पर मम्मा, इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए, दोगी ना? उसकी बात पूरी न हो पाई थी कि अनु बदहवास सी दौड़ती आई और बोली, जीजा जी जल्दी चलिए ना प्लीज, माँ को देखिए, वे लोग क्या कह रहे हैं। पल भर को हम दोनों जैसे काट हो गए। मैंने ही किसी तरह अपने को समेटा और कहा, जीतू तुम अंदर जाकर देखो, अनु की चिंता मत करो, वो मेरे पास है, हमेशा रहेगी। और सुबकती हुई अनु को मैंने अपने अंक में भर लिया। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ सुनते रहिए द साइलेंट जोन पर। विदाई।